हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम है निशांत और आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो फिजिक्स। आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं एच सी वर्मा वॉल्यूम 1 के रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव सेकंड का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द मोशन ऑफ द टिप ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। ये हमारे पास कोई क्लॉक है और इसका मिनट हैंड है, और इसके मिनट हैंड की अगर मैं टिप की अगर बात करूँ तो जैसे जैसे घूमेगी तो वैसे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए हमारे पास 1 घंटे में 1 आवर में फिर से ये आ जाएगी, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होगी। अब इन 1 आवर पूछा है क्या होगा, तो 1 आवर में हमारे पास घूम के वहीं की वहीं आ गई। क्लियर। तो बोला इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, बिल्कुल सही बात है, घूम फिर के वहीं इनिशियल पोजीशन पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो, नो भाई, डिस्टेंस तो हमारे पास 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा, ये तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा। एवरेज स्पीड इज जीरो, नहीं भाई एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी, क्योंकि एवरेज स्पीड आएगी हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन में लगा टाइम 1 आवर, नॉन जीरो आएगी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ जीरो, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी जीरो। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें ए एंड डी बोथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस एज दिस रिलेशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं दे रखी है ना, वो हाफ ए टी स्क्वायर होता है उसमें, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसने क्या बोला था, इनिशियल वेलोसिटी बतानी है, तो एक्स टी रिलेशन दे करके वेलोसिटी और एक्सलेशन पे कमेंट करवाई है। तो पहले तो इसको मैं वेलोसिटी का फंक्शन निकाल लेता हूँ, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो इसका। तो ये बन जाएगा यू टी का हो जाएगा 1 -2 का 0 प्लस ए टी -2 के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 t-2, फिर t-2 का फर्दर हमारे पास 1 बन जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आ गया वेलोसिटी का u प्लस 2a इंटू t-2। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो एक्सप्रेशन भी आ जाएगा, u का तो 0 हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन का बन जाएगा हमारे पास t का तो हो जाएगा 1 -2 का 0 और बाहर मल्टीपल में 2a पड़ा हुआ है, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 2a। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं जरा। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u, इसमें t की जगह 0 रख दो। जैसे t की जगह 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा u, यहाँ 0 रखते ये बन जाएगा -4a। तो इनिशियल वेलोसिटी u नहीं है, u -4a है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a, एक्सेलरेशन हमेशा 2a है, कॉन्स्टेंट, ये रॉन्ग है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a, बिल्कुल सही बात है। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पार्टिकल इज एट द ओरिजिन। ठीक है, तो पोजिशन में हमारे पास जरा ये जो पोजिशन दे रखी है इसमें t की जगह 2 सेकेंड रख दो। तो t की जगह जैसे 2 सेकेंड रखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा u, t-2 0 बन जाएगा, और यहाँ पर भी t-2 0 बन जाएगा। तो ओवरऑल जीरो ही आ गया, तो बिल्कुल सही बात है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल ओरिजिन पे है। तो करेक्ट आंसर इज ओनली सी एंड डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। इन चारों स्टेटमेंट्स में से अपन को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है केवल। स्टेटमेंट ए क्या, अच्छे सवाल है सारे के सारे। एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। देखो, अगर कोई पार्टिकल अगर हमारे पास बिना मुड़े स्ट्रेट लाइन में सीधा चल रहा है तो ऐसे में उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं। तो एवरेज स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई और पॉसिबिलिटी है कि मान लो स्ट्रेट लाइन पे अगर उसने यू टर्न ले लिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे अगर यू टर्न ले लिया या कुछ और रैंडम कर्व है, तो ऐसे में पक्का डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसे में उस इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड जो है वह एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो जाएगी। तो कैसी ही जर्नी हो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो या तो वो इक्वल होंगे या उससे ज़्यादा होगा। एवरेज स्पीड कभी भी एवरेज वेलोसिटी से कम नहीं हो सकती। और ये क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल नेवर लेस देन द एवरेज वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब जरा बी स्टेटमेंट देखना क्या बोला, इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच डी वी बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो, ये वेलोसिटी के चेंज की रेट दे रखी है, और वेलोसिटी का टाइम के साथ बदलने की रेट को तो अपन एक्सेलेरेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड तो नॉन जीरो है, बट द रेट ऑफ द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, तो स्पीड के बदलने की रेट, तो वो तो क्या हो गई हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। बोला ये जीरो है, ऐसे भी समझ सकते हो इसको, कि ये तो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो है, बट स्पीड के बदलने की रेट जो है वो जीरो है, मतलब स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टिकल हमारे पास उसमें एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो बट स्पीड ना बदले, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, मान लो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ऐसे में वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, स्पीड तो कांस्टेंट है बट उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता भी है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, इसने केवल पॉसिबिलिटी पूछी है। आगे बोला सी वाले स्टेटमेंट में, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो इन अ टाइम इंटरवल। ठीक है,
कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो जीरो है, और एवरेज वेलोसिटी अगर जीरो तो एवरेज वेलोसिटी होती है हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक चीज़ की तो गारंटी है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्लियर। आगे बोला इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन द इंटरवल, कि इस इंटरवल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है। तो देखो, अगर ये मान लो स्ट्रेट, अगर हमारे पास जिसको डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट अगर ये स्ट्रेट लाइन पर चल के अगर जीरो हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन पर चल के जीरो होने के लिए तो उसको पक्का यू टर्न लेके आना पड़ेगा। तो जब ये यू टर्न लेगा तो उस टाइम फाइनाइट एक्सेलेरेशन के लिए वेलोसिटी को जीरो होना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई रैंडम कर्व पे अगर ये आया है हमारे पास, तो उसमें हर जगह कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बिना जीरो हुए भी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। फिलहाल सवाल ने क्या पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी तो जीरो है, तो इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन द इंटरवल। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, अगर ये इस तरह की कोई और ट्रेजेक्ट्री होगी, जैसे सर्कुलर मोशन या कोई और 2D ट्रेजेक्ट्री हुई या 3D ट्रेजेक्ट्री हुई, तो ऐसे में बिना स्पीड के जीरो हुए भी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। आगे क्या बोला है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो स्ट्रेट लाइन की बात कर दी, इज जीरो, एवरेज वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन पे जीरो, तो पक्का मुड़ने के लिए एक पॉइंट पे तो उसकी वेलोसिटी को जीरो होना ही पड़ेगा। तो इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन द इंटरवल। ये नहीं हो सकता। क्लियर। क्योंकि अगर ठीक है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जहां वो यूटर्न ले रहा है उस जगह पे उसकी वेलोसिटी को जीरो होना ही पड़ेगा। साथ में बोला हुआ है इनफाइनाइट एक्सेलरेशन आर द नॉट अलाउड। देखो इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर मान लो यहाँ पे चलते चलते इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो अगर मैं इनफाइनाइट एक्सेलरेशन पीछे लगा दूं तो यहाँ पे ठीक है, नेग्लिजिबल टाइम में इसकी वेलोसिटी पीछे 10 हो जाएगी हमारे पास, तो पलटी मार जाएगा ये। ठीक है, हमारे पास विनर रुके। लेकिन ऐसा कब होगा, जब एक्सेलरेशन इनफाइनाइट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन ने बोला इनफाइनाइट एक्सेलरेशन अलाउड नहीं है, मतलब डेफिनेटली वेलोसिटी थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होकर जीरो हुई होगी फिर वापस आई होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होनी ही पड़ेगी, नॉन जीरो होना पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो आंसर क्या हो गया, इसके करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ए, बी एंड सी ओनली। मुझे समझ में आया होगा, अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एनी ऑब्जेक्ट में है वेरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी। तो देखो जो स्पीड जो होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मात्र है। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है तो स्पीड भी चेंज होगी, और स्पीड अगर चेंज हो रही है तो पक्का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी। ऑप्शन ए में क्या बोला है कि वेरिंग स्पीड है, भाई स्पीड तो चेंज हो रही है हमारे पास। ठीक है, स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होना मतलब वेलोसिटी चेंज होना। ये बोल रहा है कि स्पीड तो वेरिंग है, विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी ऐसा नहीं हो सकता बेटा, स्पीड वेरी करेगी तो वेलोसिटी तो वेरी करेगी ही करेगी। आगे बोला है वेरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेरिएबल स्पीड। इसने बोला है कि वेलोसिटी वेरी कर रही है, और वेलोसिटी तो ऐसे वेरी कर, अगर वेलोसिटी हमारे पास, वेलोसिटी का मान लो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो स्पीड भी चेंज होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी की केवल डायरेक्शन चेंज हुई, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, तो स्पीड क्या रहेगी, सेम। इसने बोला है कि वेलोसिटी वेरिंग है, तो वेलोसिटी अगर वेरिंग है, अगर ये केवल डायरेक्शन वाला बदलाव वाला हुआ तो स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। तो इसने बोला है वेरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड, यस ये पॉसिबल है। मे है पूछा उसने, तो एक पार्टिकल के पास वेरिएबल वेलोसिटी हो सकती है स्पीड कांस्टेंट रखते हुए, बिल्कुल सही बात है। सी में क्या बोला है इसने, नॉन जीरो एक्सेलेरेशन, कि भाई एक्सेलेरेशन तो नॉन जीरो है। अब एक्सेलेरेशन नॉन जीरो मतलब एक चीज़ तो गारंटी है कि वेलोसिटी पक्का चेंज होगी। अब वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकती है, कि केवल डायरेक्शन बदले, या केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो, या दोनों चेंज हो जाए। क्लियर, ये सारी पॉसिबिलिटी है। तो इसने बोला है कि नॉन जीरो एक्सेलेरेशन है विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड, की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर एक्सेलेरेशन है तो वेलोसिटी पक्का चेंज होगी ही होगी। आगे बोला नॉन जीरो एक्सेलेरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड, बिल्कुल ये हो सकता है कि एक्सेलेरेशन तो नॉन जीरो है बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है। तो करेक्ट आंसर आर बी एंड डी ओनली। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ पार्टिकल गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन मोशन की बात की केवल, क्या बोला है, इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन हैव अपोजिट साइन। ये स्ट्रेट लाइन पे मान लो वेलोसिटी आगे है और एक्सेलेरेशन अगर पीछे, अपोजिट साइन का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। ऐसा भी हो सकता है वेलोसिटी पीछे हो एक्सेलेरेशन आगे हो। तो अगर ऐसा है अपोजिट डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली यहाँ पे रिटार्डेशन का काम करेगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो इसने क्या बोला है, द ऑब्जेक्ट इज स्लो इन टाइम, बिल्कुल सही बात है। ऐसे में वेलोसिटी कम होगी तो ऑब्जेक्ट स्लो होती जाएगी, ये तो करेक्ट है। आगे बोला है इफ द पोजिशन एंड द वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन। तो इसका क्या मतलब है, देखो ये ओरिजिन हो गया, और पार्टिकल किसी भी स्ट्रेट लाइन पे चले, मान लो किसी ऐसी स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो जब ये यहाँ कहीं होगा किसी भी जनरल पॉइंट पे, तो पोजिशन वेक्टर तो ये है आर वेक्टर, और वेलोसिटी अगर इसके अपोजिट में, मतलब हम वेलोसिटी जो है वो ओरिजिन की तरफ आ रही है। क्लियर है। अगर मान लो यहाँ कहीं है पार्टिकल, तो ये पोजिशन वेक्टर इसके अपोजिट में वेलोसिटी का होने का मतलब है ओरिजिन की तरफ आना। अरे भाई पोजिशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से दूर की तरफ होता है,
और अगर वेलोसिटी उसके अपोजिट में मतलब वेलोसिटी हमेशा ओरिजिन की तरफ होगी। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर ये दोनों अपोजिट में है तो पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, बिल्कुल सही बात है। इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंट द एक्सेलरेशन शुड आल्सो बी जीरो एट दैट इंस्टेंट। देखो इंस्टेंट की गारंटी नहीं है कि अगर किसी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी जीरो है स्ट्रेट लाइन मोशन में तो एक्सेलरेशन जीरो हो, जरूरी नहीं है। क्लियर? क्योंकि हो सकता है हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 जीरो हुई और एक्सेलरेशन अभी भी कंटिन्यू लग रहा हो। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी टाइम पे आपसे बोल दे 2 सेकंड पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन बताओ, हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है बढ़ के 10 हुआ हो, या हो सकता है डिक्रीज होकर 10 हुआ हो, या हो सकता है कांस्टेंट रहा हो। तो अगर किसी मोमेंट पे, किसी इंस्टेंट पे अगर तुम्हें वेलोसिटी गिवन कर दे तो तुम एक्सेलरेशन पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, और एक्सेलरेशन गिवन कर दे तो वेलोसिटी पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर इंस्टेंट की बजाय इंटरवल में बता दे, आपसे बोल दे कि 10 सेकंड तक वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती हुई रही है, तो मैं कह सकता हूँ पक्का वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो सपोर्ट मिला है, एक्सेलरेशन रहा होगा सेम डायरेक्शन में। या मान लो वेलोसिटी डिक्रीज होती हुई रही है तो मैं कहूँगा अपोज मिला होगा पक्का। या वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रही है तो मैं कह दूंगा एक्सेलरेशन जीरो रहा होगा इस पूरे इंटरवल में। ठीक है, तो इंटरवल में अगर अपन को रिलेशन पता है तो कमेंट कर सकते हैं, इंस्टेंट से कमेंट नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली इसने बोला है कि अगर वेलोसिटी अगर जीरो है इंस्टेंट पे तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, कोई गारंटी नहीं है। आगे बोला इफ द वेलोसिटी इज जीरो फॉर अ टाइम इंटरवल, कि यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब इस जर्नी के लिए मान लो वेलोसिटी जीरो रही। अब लगातार अगर वेलोसिटी जीरो मतलब कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन भी पूरे इंटरवल में कांस्टेंट वेलोसिटी होने की वजह से जीरो रहेगा। तो द एक्सेलरेशन इज जीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो एट इक्वल टू 0 सेकेंड। कि मान लो कोई जर्नी हो रखी थी और इनिशियली उसकी वेलोसिटी यू जो है वो जीरो बोली है। अब देखो किसी भी इंस्टेंट पे अगर मेरे को इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी पता है तो मैं एक्सेलरेशन पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, और किसी इंस्टेंट पे अगर एक्सेलरेशन पता है तो वेलोसिटी पे भी कोई कमेंट नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन एक इंटरवल में पता है, टी की जगह किसी इंटरवल डेल्टा टी में पता है वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है या कॉन्स्टेंट है, तो डेफिनेटली अपन एक्सेलरेशन पे कमेंट कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन पता है तो वेलोसिटी पे भी कमेंट हो सकती है। इंस्टेंट के लिए नहीं, इंटरवल के लिए। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। द एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू जीरो मस्ट बी जीरो। तो देखो इस इनिशियली अगर वेलोसिटी अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो, कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, तो मस्ट बी जीरो इज रॉन्ग ऑप्शन। आगे बोला है द एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू जीरो मे बी जीरो, यस पॉसिबिलिटी है कि जीरो हो जाए। आगे बोला सी में इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू 10, ये जीरो से लेकर टी इक्वल टू 10 सेकंड के इस पूरे इंटरवल में, ध्यान दे रहा इंस्टेंट की बजाय इंटरवल दे दिया। इंटरवल में अगर एक्सेलरेशन जीरो तो अपन वेलोसिटी पे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं कि अगर यहाँ एक्सेलरेशन अगर जीरो तो वेलोसिटी क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी जीरो थी तो अब भी क्या रहेगी, कांस्टेंट होने के लिए जीरो ही रहेगी। तो पूरे 10 सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो मेंटेन रहेगी, मतलब स्पीड जीरो रहेगी। तो इसने क्या बोला है, द स्पीड इज ऑल्सो जीरो इन दिस इंटरवल, बिल्कुल ये बात यहाँ सही हो जाएगी क्योंकि यू जीरो था। क्लियर? आगे बोला इफ द स्पीड इज जीरो फ्रॉम जीरो टू 10 सेकंड, कि अगर हमारे पास इसी सवाल के लिए है ना, जीरो से लेकर 10 सेकंड तक यू तो जीरो है ही, आगे बोला है कि 10 सेकंड तक स्पीड जीरो रही। स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो स्पीड अगर जीरो है मतलब पूरे के पूरे इस जर्नी में वेलोसिटी जीरो रही है। अब पूरे के पूरे जर्नी में अगर वेलोसिटी जीरो रही है, जीरो भी एक कांस्टेंट है, तो अगर पूरे जर्नी में अगर वेलोसिटी जीरो रही है तो ऐसे में एक्सीलरेशन को भी क्या रहना पड़ेगा, जीरो। तो इसने क्या बोला है, इफ द स्पीड इज जीरो फॉर दिस इंटरवल द एक्सीलरेशन इज ऑल्सो जीरो इन दिस इंटरवल, बिल्कुल बात सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स स्पीड, बिल्कुल सही बात है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड के नाम से जानते हैं। आगे हमको बाकी ऑप्शन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को कमेंट करवाइए। तो अपन को पता है कि अगर कोई पार्टिकल अगर चल रहा है तो एक मूविंग पार्टिकल के लिए अगर वो कहीं भी अगर चला, कहीं भी अगर उसके पास थोड़ी सी भी स्पीड आई तो तुरंत लेंथ ऑफ पाथ आएगी, तो पक्का उसकी डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल वो जीरो नहीं होगी। क्लियर? डिस्टेंस अगर जीरो नहीं होगी तो एवरेज स्पीड उसकी जीरो नहीं हो सकती। अब ऑप्शन पढ़ना जरा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल। इसकी देखो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास पार्टिकल बिना मुड़े सीधा चल रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। तो ऐसे में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उस टाइम पे सेम हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर कोई ट्रेजेक्ट्री हुई, मुड़ गया हल्का सा भी अगर वो, तो ऐसे में डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से। तो एवरेज स्पीड भी ऐसे में हमेशा ज़्यादा हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। तो उनके सेम होने की गारंटी नहीं है, एक पर्टिकुलर केस में ही सेम होंगे। इसने क्या बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज स्पीड, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हमेशा सही नहीं होगा। अगला पढ़िए, इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो बट द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। क्या बोला है कि पार्टिकल की स्पीड तो हमेशा जीरो है, स्पीड हमेशा जीरो होने का मतलब वो चला ही नहीं है, और चला ही नहीं है तो डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, जीरो।
और डिस्टेंस ही नहीं चला तो एवरेज स्पीड को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो ही होना पड़ेगा। वो बिल्कुल ही नहीं चला, हमेशा ही रेस्ट पे है, तो डिस्टेंस भी जीरो, एवरेज स्पीड भी जीरो होगी। इसने क्या बोला है कि स्पीड तो जीरो है बट एवरेज स्पीड नॉट जीरो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। क्लियर? अगर वो चला ही नहीं है तो एवरेज स्पीड तो जीरो होनी ही पड़ेगी, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज नेवर जीरो बट द एवरेज स्पीड इन इंटरवल इज जीरो। कि अब उसने उल्टा पूछा है कि अगर एवरेज स्पीड अगर जीरो है, एवरेज स्पीड क्या होती है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर एवरेज स्पीड जीरो है मतलब वो डिस्टेंस चला ही नहीं है, और डिस्टेंस अगर चला ही नहीं है तो उसके पास स्पीड एनी टाइम जो है वो हमेशा जीरो ही होनी पड़ेगी। अगर उसके पास किसी भी मोमेंट पर अगर स्पीड हुई तो थोड़ा तो चल ही जाएगा वो। क्लियर है? तो अगर एवरेज स्पीड जीरो है तो मतलब ट्रेवल डिस्टेंस जीरो, ट्रेवल डिस्टेंस जीरो होने के लिए स्पीड को जीरो होना ही पड़ेगा। नॉन जीरो स्पीड से कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती। क्लियर? इसने क्या बोला है कि इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द स्पीड तो हमेशा, स्पीड तो नॉन जीरो है, स्पीड तो क्या है, नॉन जीरो, बट एवरेज स्पीड जीरो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन मोशन की बात की है तो हमारे पास वीटी ग्राफ दे रखा है, उसके लिए चीज़ें पूछी हुई है। तो पार्टिकल जीरो पे स्टार्ट हुआ और 30 सेकंड तक का पूरा ये मोशन दे रखा है उसका। अब क्या बोला है, द पार्टिकल हैज अ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, डेफिनेटली करेक्ट है क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलेरेशन होता है, पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट रहा है, बिल्कुल ये सही बात है। आगे बोला था पार्टिकल हैज नेवर टर्न अराउंड, पार्टिकल जो वो स्ट्रेट लाइन पे मुड़ा नहीं है। तो देखो शुरुआत में वेलोसिटी उसकी प्लस में थी, प्लस का 10 थी, अब ये डिक्रीज होते होते 10 सेकंड पे जीरो हुई है, फिर नेगेटिव हुई है, तो डेफिनेटली ये इसने टर्न लिया है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। आगे बोला था पार्टिकल हैज द जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो देखो टोटल एरिया जीरो नहीं आएगा इसका, क्योंकि ये जो 10 सेकंड का एरिया है और 20 सेकंड का एरिया तो आपस में चलो इक्वल है, तो इनका टोटल डिस्प्लेसमेंट 20 सेकंड में जीरो है, बट ये वाला एरिया एक्स्ट्रा जो है वो इसकी वजह से टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। आगे बोला है द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 सेकंड इज द सेम एज द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 10 to 20 सेकंड। तो देखो शुरुआत के 10 सेकंड में डिस्टेंस और अगले 10 सेकंड के डिस्टेंस सेम है, और इंटरवल भी सेम है, डिस्टेंस सेम, इंटरवल सेम, तो एवरेज स्पीड भी क्या हो जाएंगी, सेम। बिल्कुल ये डी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा, फिगर शो द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। देखो ऐसी वर्मा में ये जो फिगर था थोड़ा सा रफ था, अपन ने उसको एग्जैक्ट करेक्ट किया है। ठीक है, इसके लिए सवाल सॉल्व करते हैं। एक्स टी ग्राफ दे रखा है, पोजिशन टाइम ग्राफ दे रखा है, हमसे पूछा क्या है, फर्स्ट द पार्टिकल हैज कम्स टू रेट 6 टाइम। तो देखो एक्स टी ग्राफ पोजिशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होती है वेलोसिटी, तो जहाँ जहाँ स्लोप जीरो हुआ है वहाँ वहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो एक तो ये पॉइंट हो गया स्लोप जीरो हुआ है, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टोटल 6 मोमेंट ऐसे आए हैं जहाँ पे हमारे पास स्लोप जीरो हुआ है तो वेलोसिटी जीरो है, तो ये बात सही है कि 6 टाइम्स पार्टिकल रेस्ट पे आया है। आगे बोला है द मैक्सिमम स्पीड इज एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड, तो जहाँ स्लोप मैक्सिमम होगा वहाँ वेलोसिटी भी मैक्सिमम, तो वहाँ स्पीड भी मैक्सिमम। तो देखते हैं जरा 6 सेकेंड पर, 6 सेकेंड पे ये यहाँ कहीं पहुँचा ये वाला, इससे ज़्यादा स्लोप तो यही मिल रहा है अपन को, ये वर्टिकल से ग्राफ मिल रहा है कंपेरेटिवली इसके, तो ये तो रॉन्ग हो गया हमारे पास कि 6 पे स्पीड मैक्सिमम है। आगे बोला थर्ड में द वेलोसिटी रिमेंस पॉजिटिव फॉर 0 to 6 सेकेंड, कि 0 से 6 सेकेंड में वेलोसिटी पॉजिटिव रही है, मतलब स्लोप पॉजिटिव रहा है। तो देखो शुरुआत में स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, बीच में जीरो भी हुई है, तो ये तो गलत हो गया कि हमेशा पॉजिटिव रही है। आगे बोला है द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड सोन इन नेगेटिव, तो देखो पूरे पीरियड में पार्टिकल ने जहाँ से स्टार्ट किया मोशन इन द एंड वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसलिए उसका एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा। लेकिन इसने क्या बोला नेगेटिव, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ओनली ए इज द करेक्ट। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम द टू फ्रेम्स S1 एंड S2 हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड सेम बोला ना कि वेक्टर, तो अगर मैं किसी पार्टिकल को वन फ्रेम से देखूंगा तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा AP माइनस A1, जो कि जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, फॉर डायरेक्शन कुछ नहीं पता, मान लो N1 कैप रही है। इसी पार्टिकल को जब दूसरे फ्रेम से देखा गया तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा AP माइनस A2, और उसका मैग्नीट्यूड भी फॉर डायरेक्शन नहीं दे रखी, मान लो कुछ N2 कैप हो जाएगी। क्लियर? अब अगर मैं इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ से इनको सब्ट्रैक्ट करने पे A1 माइनस A2 के जीरो होने की कोई गारंटी नहीं है। अगर ये N1 N2 की डायरेक्शन सेम हुई तो डेफिनेटली A1 माइनस A2 जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे दोनों रिलेटिवली रेस्ट पे हो सकते हैं अगर यू रिलेटिव भी जीरो हुआ, अदरवाइज इनके जीरो होने की गारंटी नहीं है। ये बोल रहा है फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, नो। क्लियर? अगर N1 N2 की डायरेक्शन अगर मान लो सेम हुई, मान लो N1 कैप एंड N2 कैप अगर सेम हुए,
तो ऐसे में इनको सब्ट्रैक्ट करो तो A12 0 हो जाएगा। तो ऐसे में अगर B12 भी अगर 0 हो रहा होगा तो हमारे पास हमेशा रेस्ट पे रह जाएंगे, B12 अगर नॉन जीरो होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में हो जाएंगे। तो कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा रेस्ट पे ही हो। बी ऑप्शन में क्या बोला है, द फ्रेम मे बी मूविंग विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर मूविंग हो सकते हैं, बट नीदर शुड हैव एक्सीलरेटेड विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, बट रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो होगा, भाई कोई गारंटी नहीं। ये तो तभी होगा जब n1 n2 की डायरेक्शन सेम होंगी हमारे पास, अगर अलग अलग हुई तो इसके भी जीरो होने की गारंटी नहीं है। आगे बोला है द एक्सीलरेशन ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन मे बी इधर 0 और 8। तो देखो अब 2 का 1 के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन अगर मैं निकालूं तो आप इस इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूँ तो क्या आएगा हमारे पास, A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास 4n2 4n1 कैप माइनस 4n2 कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड अपन को निकालना है A21 का, और जो कि आ रहा है हमारे पास कुछ 4n1 कैप माइनस 4n2 कैप। तो हमारे पास ये रिलेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमारे पास अब ये दो वेक्टर होगा जिनके मैग्नीट्यूड तो 4 है और डायरेक्शन कुछ अननोन है। तो ऐसे में अगर मैं दो वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करूं जिनके मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है, और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, तो ऐसे में हमको पता है कि अगर a प्लस बी को अगर ऐड किया जाए तो उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है इन रेस्पेक्टिव, और मिनिमम होता है दोनों के डिफरेंस के बराबर। क्लियर। तो यहाँ अगर मैं 4 के अलग अलग डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करूँ तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 8 हो सकता है और मिनिमम हो सकता है 0। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड 0 से 8 तक कुछ भी हो सकता है, इधर 0 और इधर 8 रॉन्ग होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 और 8 ही जरूरी थोड़ी है। आगे क्या बोला, द एक्सीलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 8। यस बिल्कुल करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव सेकंड का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको इस वाले पार्ट से काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे सवाल सीखने को मिले होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में अपन मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। सभी तब तक सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।